हेलो फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक इससे पहले अपने 7 या 8 चैप्टर हो चुके हैं। सो दिस इज़ द प्रोबेबल 9th और 10th चैप्टर फॉर अस, वेव मोशन। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये सीईटी में अलग अलग है। आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिएगा। सीईटी में वेव मोशन चैप्टर आपको सेपरेट है, लेकिन नीट और जेई में वेव्स नाम का एक कलेक्टिवली चैप्टर है कि जो वेव मोशन और स्टेशनरी वेव्स को कंबाइन करके बनता है। तो आज मैं आपको वेव मोशन चैप्टर का वीडियो डाल देता हूं और कल स्टेशनरी वेव्स का या आज शाम तक को भी स्टेशनरी वेव्स का एक वीडियो डाल दूंगा। तो नीट और जेई वालों के लिए ये दोनों चैप्टर मिलाकर उनका एक चैप्टर होता है, याद रखिएगा। वेव मोशन और स्टेशनरी वेव्स मिलाकर आपका एक चैप्टर होता है। और सीईटी वालों के लिए वेव मोशन अलग है और स्टेशनरी वेव्स अलग अलग है, ठीक है। सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, वेव मोशन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वेव मोशन, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय वेव बेसिकली, ठीक है। तो वेव्स नाम का जो कंसेप्ट है वहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। और सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। हार्डली 2-3 फॉर्मूलेज इसमें आएंगे और 4 या 5 कुछ आर्टिकल से छोटे छोटे उतना कंट्रीब्यूशन हो गया कि ये चैप्टर फुलफिल हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय वेव? सो वेव इज़ द एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेव इज़ द एनर्जी दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल होने वाली किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की एनर्जी जो है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द वेव्स बेसिकली। सो वेव इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव की और एक डेफिनेशन है, इट इज़ द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंसेस ऑफ द पार्टिकल दैट ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम विदाउट चेंज इन द फॉर्म। Oscillatory disturbances of the particle that travels through the medium without change in the form. So आप लोग इतना ही ध्यान में रखिएगा कि वेव ये एक एनर्जी है, वेव इज़ द एनर्जी। बेसिकली द वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वेव्स 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी भी डेफिनेशन सिंपल है। मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं? देखिए, द वेव्स दैट नीड्स द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवलिंग होने के लिए, जिनको ट्रैवल होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की नेसेसिटी होती है। द वेव्स दैट रिक्वायर्स दैट नीड्स द मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन आर कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव्स। सो बेसिक एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव इज़ द साउंड वेव्स, उसके बाद वाटर वेव्स। इन दोनों वेव्स को ट्रैवलिंग होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे साउंड वेव्स बगैर एयर, विदाउट एयर मीडियम ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम से साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं होता है। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो मटेरियल मीडियम उनके ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी है। सो दे नीड्स द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन है, द वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन भी आ गई, देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर द मीडियम, दे डू नॉट नीड्स द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। तो फिर मैग्नेटिक का एग्जांपल कौन सा? द वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से आने वाली जो भी वेव्स है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की होती है। सो दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये जो चैप्टर है आपका वेव मोशन, ये आपका मैकेनिकल वेव्स से रिलेटेड है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अब इस चैप्टर में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। अब मैकेनिकल वेव्स जो है वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। द मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज। अब आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की नेसेसिटी है, ठीक है। मीडियम किसे कहा जाता है? तो मीडियम जो है वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना हुआ रहता है। मीडियम जो है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। सपोज अगर वाटर मीडियम है तो दैट कंटेन्स द वाटर पार्टिकल। एयर मीडियम है तो उसमें एयर पार्टिकल्स रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है। मतलब कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है कि जो बगैर पार्टिकल के बना है। हर मीडियम, कोई भी मीडियम रहता है तो वो पार्टिकल से बनता है। सो मैकेनिकल वेव्स क्या है? इनको मीडियम चाहिए ट्रैवलिंग करने के लिए। मीडियम कहाँ से बनता है? मीडियम पार्टिकल से बनता है। तो जब वेव मीडियम में से जाती है
तो बेसिकली वो पार्टिकल मैसेज आती है, पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है। और पार्टिकल को डिस्टर्ब किस तरीके से करती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द वेव्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव, सेकेंड वन इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब ट्रांसफर किसे कहते हैं, द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। मतलब वेव्स की डायरेक्शन को अगर पार्टिकल्स जो है मीडियम के अगर वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव्स। एंड द वेव्स इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल। मतलब जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि वेव्स की ट्रैवलिंग करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल्स चाहिए। वो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं उनके ऊपर ये दो कैटेगरीज, ये दो टाइप्स डिपेंड करते हैं। अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते तो वो ट्रांसवर्स वेव्स, अगर पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट करते हैं तो वो हुआ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। और ये परपेंडिकुलर पैरेलल किसको, तो ये है वेव की डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही है उस डायरेक्शन को अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं दैट इज द ट्रांसवर्स वेव्स, अगर पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट होते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये चैप्टर में हमें कुछ ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल के बारे में पता होना चाहिए। ये अगले चैप्टर के लिए ये बेसिक है, ध्यान में रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ट्रांसवर्स वेव्स जब प्रोड्यूस्ड होती है, वेन एवर द ट्रांसवर्स वेव्स इज प्रोड्यूस्ड इनटू द मीडियम, तो आप लोगों को पता है कि मीडियम इज गेट कन्वर्टेड इनटू द अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ द क्रीस्ट एंड ट्रफ्स। सही है, व्हेन द ट्रांसवर्स वेव्स इज ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम देन मीडियम इज अल्टरनेटली गेट डिवाइडेड इनटू द क्रीस्ट एंड ट्रफ। जब ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट होती है तो मीडियम क्रिस्ट और ट्रफ में डिवाइड होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। क्रिस्ट मतलब वो कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट, ऊपर आने वाला जो पार्ट रहता है वेव का, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द क्रिस्ट, और जो नीचे जाने वाला पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द ट्रफ। सो when the transverse waves is propagating, the medium is alternately get divided into crest and trough. Similarly, when longitudinal waves are traveling, the medium is get divided into the compression and rarefaction. compression and rarefaction. अब compression कैसे कहते हैं? It is the region where the crowd of molecule is high. जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वो कॉम्प्रेशन, और जहाँ पर मॉलिक्यूल रेयर है, कम है, उसे कहा जाता है रेयरफैक्शंस और रेरिफैक्शंस। सो ट्रांसवर्स वेव्स में क्रिस्ट और ट्रफ होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस होता है। क्रिस्ट मतलब कॉन्वेक्स पार्ट, ट्रफ मतलब कॉन्केव पार्ट, कॉम्प्रेशन मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और रेयरफैक्शंस मतलब जहाँ पर मॉलिक्यूल कम है। ट्रांसफर्स का एग्जाम्पल है अपने डे टू डे लाइफ में द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग पर प्रोड्यूस्ड होने वाली वेव्स। स्ट्रिंग मतलब कौन सी, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो स्ट्रिंग टाइट की हुई रहती है वो कोई भी स्ट्रिंग, मतलब सितार गिटार में जो तार रहता है दैट इज़ द स्ट्रिंग। लॉन्जिट्यूडिनल का बेस्ट एग्जाम्पल साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये दोनों का एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अब नीचे ये जो 4 डेफिनेशंस दी आपको, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये 4 डेफिनेशन हर एक टाइप की वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, हर एक टाइप की वेव्स के लिए। तो पहली डेफिनेशन आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से लेके पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जंप करने वाला, तो उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब ये एम्पलीट्यूड समझने के लिए फिर से आपको वही पिछला कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा कि वेव क्या होता है। इट इज़ द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस। अब पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस से वाइब्रेट होता है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है, कहा जाता है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। उसके बाद पीरियड। पीरियड किसे कहा जाता है? बहुत बार डेफिनेशन ये मैं बहुत शॉर्ट में लेता हूँ यहाँ पर। पीरियड इज़ द टाइम टेकन फॉर अ वन साइकिल। इज इट राइट? पीरियड इज़ द टाइम टेकन बाय द वेव्स टू कंप्लीट अ वन साइकिल। फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन हो गई है। इट इज़ द नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड बाय द वेव इन अ 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स परफॉर्म होंगी, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? द डिस्टेंस यूनाइट टू फॉर्म अ क्रीस्ट एंड ट्रफ।
एक क्रीस्ट और एक ट्रफ मिलाकर जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं, या फिर एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शंस मिलाकर भी जो डिस्टेंस होता है उसे भी वेवलेंथ कहते हैं। अब ये चारों डेफिनेशन आपके लिए बहुत सिंपल, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके आगे चलता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जिस पर आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए वो ये आर्टिकल है, वो ये स्लाइड है, इसे ध्यान से देखिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, SHP वेव। अब सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय SHP, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। सिंपल मतलब इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द वेव, दैट्स व्हाई इट इज़ अ सिंपल। हार्मोनिक मतलब जो वेव्स खुद को रिपीट करती है, खुद का ओरिएंटेशन रिपीट करती है, या फिर खुद का प्रोपोगेशन का जो क्राइटेरिया है उसे रिपीट करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द हार्मोनिक। प्रोग्रेसिव मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में चली जाने वाली वेव्स को प्रोग्रेसिव कहते हैं, मतलब वो रेस्ट में नहीं होना, वो कंटिन्यू मोशन में होना, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज द प्रोग्रेसिव वेव। तो सबसे पहला इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है आपको, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू a साइन इन टू ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स। y इज इक्वल टू a मतलब एम्पलीट्यूड, साइन मतलब हार्मोनिक फंक्शन, रिपीट होने वाला फंक्शन, ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कॉल्ड एज द फेज और फेज डिफरेंस, इसे फेज डिफरेंस कहा जाता है। ओमेगा की वैल्यू पता है, सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी गई है, इट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और k इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 2 पाई अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ये सिंपल इक्वेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कई बार आपको एम्पलीट्यूड दिया जाएगा, ओमेगा और के दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड कोई भी इक्वेशन दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और उसको आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके एक तो ओमेगा निकालो, या तो टी निकालो टाइम पीरियड, या तो फ्रीक्वेंसी निकालो उस पर से, या तो फिर के निकालो प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या लैम्डा निकालो, ऐसा कोई भी एक पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। सो दैट इक्वेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये जो इक्वेशन है इसके कुछ टाइप्स है, या फिर उसके कुछ फॉर्म से डिफरेंट, तो ये फॉर्म में भी शायद आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी आपको इक्वेशन देंगे जो ये फॉर्म में होगा, और उसी फॉर्म को कंपेयर करके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको फिर से कुछ ना कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने करेंगे। जैसे देखिए ओमेगा और के की वैल्यूज़ जो है, अगर वो ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलता है, इज इट राइट। इक्वेशन नंबर 2 में से अगर 2 पाई कॉमन निकाले तो इक्वेशन 3 मिलता है। इक्वेशन 3 में अगर लैम्डा की वैल्यू v इज इक्वल टू एन लैम्डा इक्वेशन से बाहर निकाल के पुट कर देते हैं v अपॉन लैम्डा, तो इक्वेशन 4 मिलता है। इक्वेशन 4 में से अगर 1 अपॉन टी की वैल्यू जो उसको n कह देते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 5 मिलता है, और फिर n कॉमन निकाल लिए तो इक्वेशन नंबर 6 मिलता है। तो इस प्रकार से आपको लगभग 6 इक्वेशंस मिलते हैं। ये इक्वेशंस आप लोग एक बार नोटबुक पर लिख लीजिएगा, उसके बाद ज़्यादा समझेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत रही तो मुझे फिर से पूछ लीजिएगा। सो दिस आर द 6 इक्वेशंस, दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। या आप 6 फॉर्मूले कह सकते हैं इसे, ठीक है। और ये भी 6 इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें ओमेगा और के की वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, रिमेंबर दैट। और ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको कलेक्टिवली फेज डिफरेंस कहा जाता है, ध्यान में रखिए। फेज डिफरेंस, फेज में आने वाला डिफरेंस, एंगल में आने वाला डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल है सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स, और या फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी कहा जाता है। सुपरपोजिशन किसे कहते हैं वो ध्यान में रखिएगा सबसे पहले, कि व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स मिक्स होती है तो उसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वेव्स इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन। जब भी कभी भी सुपरपोजिशन होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स मिक्स होती है, तो उसे और एक लैंग्वेज में इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस, जब भी कभी इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस होने के बाद आने वाला जो साउंड है वो या तो अच्छा मतलब लाउड होता है, या फिर स्मॉल या तो छोटा हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। सुपरपोजिशन मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वेव्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स मिक्स होंगी एक दूसरे में, तो आने वाला जो साउंड है वो या तो आपको लाउड सुनाई देगा, मतलब जिसे कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है, या वो स्मॉल सुनाई देगा जिसे डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे दो इंटरफेरेंस के टाइप्स है, कैटेगरीज हैं। लाइट चैप्टर में भी आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा, अभी से ध्यान में रख लीजिएगा। इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन नाम के चैप्टर में भी ये कंसेप्ट आने वाला है, तब भी इसका मीनिंग वही है, सिर्फ यहाँ पर ये मीनिंग साउंड के लिए है और वहाँ पर वो चैप्टर में मीनिंग आपको लाइट के लिए रहने वाला है। इसलिए मैंने नीचे भी लिख के रखा है, देखो कि लाइट में जो इंटरफेरेंस होता है दैट वाज डेमोस्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट यंग्स, और साउंड में जो इंटरफेरेंस होता है इट वाज डेमोस्ट्रेटेड बाय द साइंटिस्ट क्विंग्स। सो एक इंटरफेरेंस यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया है जो लाइट में होता है, और दूसरा इंटरफेरेंस क्विंग्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया है जो साउंड में होता है, और दोनों में ही इंटरफेरेंस पॉसिबल है। लाइट में भी इंटरफेरेंस होता है, साउंड में भी इंटरफेरेंस होता है। सो दिस इज़ द सुपरपोजिशन। अब देखिए कि जब सुपरपोजिशन होता है, जब कभी सुपरपोजिशन होगा तो सुपरपोजिशन की वजह से एक बीट फॉर्मेशन नाम का एक फेनोमेनॉन प्रोड्यूस्ड होता है, बीट फॉर्मेशन। अब बीट फॉर्मेशन किसे कहते हैं, देखिए कि व्हेन टू और मोर देन टू साउंड वेव्स, और या फिर दो साउंड वेव्स के लिए लीजिए, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या कंडीशन बताई जा रही है, देखो अगर दो साउंड वेव्स है आपके पास जिनका एम्पलीट्यूड एक जैसा है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और अगर ये दो साउंड वेव्स मिक्स होती है, ठीक है, व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर मिक्स्ड टुगेदर, अगर वो मिक्स हो जाती है तो दे प्रोड्यूसेस, उनकी वजह से क्या होता है, देखिए देन दे प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ वेरिड इंटेंसिटी, द साउंड ऑफ वेरिएशन हैविंग वेरिएशन इन इंटेंसिटीज़। ठीक है, मतलब दो साउंड वेव्स अगर सेम एम्पलीट्यूड की है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है और वो मिक्स होती है, तो उनकी वजह से जो तीसरी वेव्स प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए तो उस वेव्स का साउंड जो है उसमें वेरिएशन आता है। अब क्या वेरिएशन होता है, देखिए अब इसमें वेरिएशन ऐसा रहता है कि एट वन टाइम यू विल हियर द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम साउंड, आपको एक बार मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, दूसरी बार इमीडिएटली यू विल हियर द साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, आपको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। सो वन टाइम यू विल हियर द साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, अनदर टाइम you will hear the sound of minimum intensity. The sound of maximum intensity is called as the waxing. The sound of minimum intensity is called as the waning. मतलब जब दो वेव्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी तब आप लोगों को वेरिएशन वाला साउंड सुनाई देना चाहिए, जिसमें वेरिएशन क्या रहने वाला है कि एक बार आपको ज़्यादा मतलब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, दूसरी बार आपको कम मतलब मिनिमम साउंड सुनाई देगा। सो व्हेन दीज टू साउंड वेव्स आर गेट मिक्स्ड विद ईच अदर यू विल गेट द साउंड ऑफ वेरिएशन, यू विल गेट द साउंड ऑफ वेरिएशन इन इंटेंसिटीज़। और ये जो वेरिएशन आता है साउंड की इंटेंसिटीज़ में तो उसे वैक्सिंग और वैनिंग कहते हैं। मैक्सिमम साउंड को वैक्सिंग कहते हैं, मिनिमम साउंड को वैनिंग कहते हैं, और वन वैक्सिंग और वन वैनिंग मिलाकर जो तैयार होता है उसे एक बीट कहा जाता है। वन वैक्सिंग एंड वन वैनिंग यूनाइट टू फॉर्म अ वन बीट, दिस इज कॉल्ड एज द बीट फॉर्मेशन। सो ये जो बीट फॉर्मेशन फेनोमेनॉन है बेसिकली ये रिलेटेड है म्यूजिक से, दिस इज अ म्यूजिकल फेनोमेनॉन बीट फॉर्मेशन। अब जब बीट फॉर्मेशन होता है तो कुछ इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए इक्वेशन कौन सा है, बीट फॉर्मेशन में देखा हमने कि दो वेव्स होना, तो दोनों के दोनों वेव्स मैंने प्लॉट कर दी, y1 इज इक्वल टू ए साइन 2πn1t, y2 इज इक्वल टू ए साइन 2πn2t। दो वेव ऐसे क्यों लिखे, देखिए दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है a, बट दोनों के फ्रीक्वेंसी अलग अलग है n1 n2। ये 2πn की जगह पर ओमेगा लिखा तो भी चलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है वो दिखाने के लिए यहाँ पर 2πn1t और 2πn2t लिखा है। अब अगर ये दोनों वेव्स मिक्स होती है तो ऑब्वियसली मिक्सिंग होनी चाहिए, इसलिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इनके बाद मिक्सिंग के बाद आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलने वाली है वो कैपिटल Y इज इक्वल टू ए साइन 2π कैपिटल NT। ये इक्वेशन 4 नंबर का इक्वेशन जो आपको दिख रहा है दैट इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए कैपिटल A साइन 2π कैपिटल NT। सो ये जो इक्वेशन है इसे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर द बीट फॉर्मेशन। बीट फॉर्मेशन में जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन वेयर कैपिटल A जो है इसे कहा जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू होती है 2a cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा, और कैपिटल N कहा जाता है एवरेज फ्रीक्वेंसी दैट इज़ n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। जो मेरे से वहाँ पर रह गया है डिवाइड बाई 2 लिखना, तो आप लोग
पढ़ाई करते वक्त याद रखिए, कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइड बाई 2 कॉल्ड एज द एवरेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो कैपिटल A है जिसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहा है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ दो रहती है। जब भी कभी आपको वैक्सिंग सुनाई देगा, मतलब ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, तब A की वैल्यू ट्वाइस A रहती है, मतलब डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। और जब भी कभी वैनिंग सुनाई देगा, मतलब साउंड कम सुनाई देगा, तो A की वैल्यू रहती है ज़ीरो, इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये हुआ एम्पलीट्यूड के बारे में। आपको क्वेश्चन रहता है नॉर्मली कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड एट वैक्सिंग्स, सिंपल क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा। ठीक है ना, 4 मार्क्स यूँ ही ईजिली मिल जाते हैं। और n जो है रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो आता है n, तो दैट n इज इक्वल टू N1 माइनस N2, इसे बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और ये बीट फ्रीक्वेंसी से पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला भी मिलता है, जैसे n इज इक्वल टू 1/t होता है, तो इनका रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का, तो t इज इक्वल टू 1/N1 माइनस N2 आपको मिल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द बीट फॉर्मेशन। ये एक सिंपल आर्टिकल है, बीट फॉर्मेशन, इतने फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में बाय फार्मूला वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये स्लाइड, लास्ट वाली स्लाइड, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये स्लाइड, ठीक है, जिसमें दिस वन, ठीक है, ये स्लाइड जिसमें ये 6 फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। तो फॉर्मूलेज 2 स्लाइड पर है और 3 या 4 स्लाइड्स पर सिर्फ थ्योरी की इन्फॉर्मेशन है। तो दिस इज़ व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट वन। अब ये चैप्टर में डॉपलर इफेक्ट नाम का एक फेनोमेनन बाकी है, जिसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो बनाकर डालता हूँ। डॉपलर इफेक्ट नाम का जो आर्टिकल है उसमें भी फॉर्मूलेज है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और डॉपलर इफेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, याद में रखिए। तो फॉर्मूलेज के हिसाब से देखेंगे तो ये 3 स्लाइड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो स्लाइड मैंने जिस पर 6 फार्मूले सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स के, उसके बाद बीट फॉर्मेशन के, और उसके बाद डॉपलर इफेक्ट के, तो ये 3 फार्मूलेज जो है वही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी का चैप्टर एक बार सिर्फ याद कर लीजिएगा। दैट्स इट।